हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर MCQ सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 UGC नेट JRF। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, UGC नेट JRF को क्रैक करना। ओके, सो आज का जो MCQ सीरीज रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग पे 250 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस अभी अटेंड नहीं किए, आप जाओ फिलर फॉर्म पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 5000 MCQs है, ठीक है। नेट JRF के लिए दो है, वहाँ पे दो प्लेलिस्ट 5000 MCQs फॉर नेट JRF और दूसरा है MCQs फॉर UGC नेट। ओके, सो आप उनको अटेंड करिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये जो 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है, इसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं पेपर 1 के, यानी उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं और MCQs कराए जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब जो कंटेंट के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कराए जाते हैं। आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ठीक है। सो आप इस क्लास को मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे कुछ और क्लासेस होते हैं, इनका भी आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करिए। सो देन वी विल बिगिन आवर टुडेज MCQ सीरीज। ओके, सो आर यू रेडी? इफ़ यू आर रेडी देन गिव योर थम्स अप। और जिन्होंने अभी शेयर किया है और लाइक भी किया है खुद, तो आप थम्स अप करिए देन। ओके, सो आर यू रेडी? सब थम्स अप करिए जिन्होंने शेयर किया है। अपने ग्रुप्स में आप शेयर करो, जो भी आपने आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स है ना, आप खुद फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें आप शेयर कर लो, ठीक है। सो दे विल आल्सो ज्वाइन द क्लास। ओके, यस, सो आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है सम आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल नॉट कंपैरेटिव वैलिड आर ऑलमोस्ट वैलिड। यानी कुछ आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल नॉट कंपैरेटिव वैलिड यानी वो वैलिड नहीं हो सकते हैं, और ऑलमोस्ट वैलिड मतलब वो वैलिड होते हैं कभी कभार। ओके, सो सेम सेकंड है साउंड आर्ग्यूमेंट में बी इनवैलिड। यानी एक साउंड आर्ग्यूमेंट यानी जिसमें वो रियल होगा, वैलिड होगा, है ना, वो आर्ग्यूमेंट क्या इनवैलिड हो सकता है। थर्ड है कोजेंट आर्ग्यूमेंट में हैव ए प्रोबेबली फॉल्स कंक्लूजन। एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट को फॉल्स कंक्लूजन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स, एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अब आपको यहाँ पे कोड में चूज करना है। ओके, यस, सो सब आंसर करो। आपके पास 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना है। बहुत अच्छा। सो फेस के साथ आज नहीं आया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा है। ओके, यस, यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है। तो यहाँ पे कोड चूज करना है, कौन सा कोड करेक्ट यानी ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको देखना है।
तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, 40 सेकंड्स थे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है, थर्ड एंड फोर्थ। ये थर्ड एंड फोर्थ जो वो ट्रू है। कोजेंट आर्ग्यूमेंट में हैव ए प्रोबेबली फॉल्स कंक्लूजन। एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट जो होता है उसके फॉल्स कंक्लूजन होता है। फोर्थ क्या, स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स, एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अगर ये देखेंगे साउंड आर्ग्यूमेंट में भी इनवैलिड, तो ये मतलब रॉन्ग है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। अगर ये हो सकता है साउंड आर्ग्यूमेंट में भी वैलिड, तो वो ठीक था। ये इनवैलिड दिखा रहा है, सो दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट। ओके, सो ये वाला भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन कौन से हैं, ट्रू कौन कौन से, थर्ड एंड फोर्थ ट्रू है। तो ये ध्यान में रखिए आप। ओके, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अफर्मेटिव और नेगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रीपोजिशंस की क्लासिफिकेशन है अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो ये किसके आधार पे हैं, इसकी बेस क्या है। ए है क्वांटिटी, बी है क्वालिटी, सी है वैलिडिटी, डी है ट्रुथ। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यू है, सो इसलिए फेस के साथ नहीं आया। ठीक है, यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर कर लो सब। देखो 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, सो प्रीपोजिशन की क्लासिफिकेशन जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव, सो ये किसके बेस पे है, इसके बेसिस क्या है वो बताना आपको। चलो आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट क्या है, क्वालिटी। यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लासिफिकेशन जो दी गई है प्रीपोजिशंस के, तो वो किसके बेसिस पे है, वो है क्वालिटी के बेसिस पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो अभी क्या था, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है प्रीपोजिशंस की, तो वो किसके बेसिस पे हैं। ए है क्वांटिटी, बी है क्वालिटी, सी है वैलिडिटी, डी है ट्रुथ। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। यूनिवर्सल और नेगेटिव जो क्लासिफिकेशन है प्रीपोजिशंस की, वो किसके बेस पे हैं ये बताना आपको। क्या क्वांटिटी है क्वालिटी के बेस पे है, या वैलिडिटी के बेस है, या ट्रुथ के बेस। और हिंदी वाले भी हिंदी में पढ़ लो। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन है प्रीपोजिशंस की, वो है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। ठीक है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A preposition in which the predicate refers to all individual objects denoted by the subject is called। एक preposition जो है जिसमें predicate रेफर करता है सारे individual objects को। ठीक है, सारे objects को जिनको denote किया जाता है subject से। ठीक है, यानी तो all individual objects, सारे individual objects जो है, ठीक है, जिनको डिनोट किया जाता है बाय द सब्जेक्ट। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या पर्टिकुलर बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, या डिसजेक्टिव बोलते हैं, या यूनिवर्सल बोलते हैं। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
एक प्रीपोजिशन जो होगा जिसमें प्रेडिकेट रेफर करता है ना, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को जिनको डिनोट किया जाता है सब्जेक्ट से, तो उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, ठीक है, पर्टिकुलर बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं या डिसजंक्टिव बोलते हैं या यूनिवर्सल बोलते हैं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, पर्टिकुलर, ठीक है। सो इसको पर्टिकुलर कहते हैं इन्हें जब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेंगे सब्जेक्ट के साथ, तो उनको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस आर टू बी रिगार्डेड एज, यानी जो इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं हम? ए है यूनिवर्सल, बी है पर्टिकुलर, सी है नेगेटिव, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इन्हें इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? और टू बी रिगार्डेड एज, इनको क्या बोलते हैं वो बताना आपको। क्या यूनिवर्सल बोलते हैं, क्या पर्टिकुलर बोलते हैं, क्या नेगेटिव बोलते हैं, क्या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, है ना। हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल कहते हैं उसको, ठीक है। इंडिविजुअल प्रीपोजिशन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द प्रीपोजिशन ऑल मेन आर मॉर्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो ऐसे क्वेश्चन में से मतलब एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बाकी इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चन एक दो होते हैं, है ना। यस, तो ध्यान में रखिए आप। सो ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन है, अगर 3 क्वेश्चन आपको इसमें से आ जाए तो वो भी बहुत काफी है, ठीक है, बट आने चाहिए। सो द प्रीपोजिशन ऑल मेन आर मॉर्टल, इन्हें एक प्रीपोजिशन है ऑल मेन आर मॉर्टल, कि सब जो मेन है उनको मरना है, ठीक है। दे मे कॉज डेथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ए यूनिवर्सल एफर्मेटिव, बी है यूनिवर्सल नेगेटिव, सी है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, डी है पर्टिकुलर नेगेटिव। अब सब आंसर कर लो, वेरी गुड। एक प्रीपोजिशन है ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये किसकी एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। ए यूनिवर्सल एफर्मेटिव, बी है यूनिवर्सल नेगेटिव, सी है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, डी है पर्टिकुलर नेगेटिव। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। फोर्टी सेकेंड्स है आपको, ठीक है। तो 40 सेकेंड्स में से आपको आंसर करना है। तो अभी आपके पास 10 सेकेंड्स बचे हैं। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है? यूनिवर्सल एफर्मेटिव। देखो एफर्मेटिव मतलब इसमें कोई नेगेटिवनेस नहीं होती है, ठीक है। हम क्या कहते हैं? ऑल मेन आर मॉर्टल। तो यहाँ पे अगर नॉट होगा तब वो नेगेटिव बन सकता, ठीक है। सो यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये सबों पे लागू है। ऑल मेन, जितने भी मेन है ना, वर्ल्ड में जितने भी मेन है उनको एक दिन मरना है, ठीक है। सो मॉर्टल दे मे कॉज डेथ, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन जो यूनिवर्सल है तो और मॉर्टल है। अगर और नॉट मॉर्टल होता तब वो यूनिवर्सल नेगेटिव बन जाता, ओके। सो ऑल मैन आर मॉर्टल जो है ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द प्रीपोजिशन नो मैन आर परफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो ये किसके एग्जाम्पल है? नो मैन आर परफेक्ट, ठीक है, ये आपको बताना है। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, बी ए यूनिवर्सल नेगेटिव, सी ए पर्टिकुलर अफर्मेटिव, डी ए पर्टिकुलर नेगेटिव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना है। मैं दोबारा बताऊंगा, एक प्रीपोजिशन है नो मैन आर परफेक्ट, ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है ये आपको बताना है। क्या यूनिवर्सल अफर्मेटिव की है, क्या यूनिवर्सल नेगेटिव की है, या पर्टिकुलर अफर्मेटिव की है, या पर्टिकुलर नेगेटिव की है। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर कर लो सब। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, ठीक है, यस। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल नेगेटिव। सो यूनिवर्सल नेगेटिव जो है ये करेक्ट है, ठीक है, हाँ। सो मैंने भी बोला है अगर ये हो सकता है ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव। यहाँ पे नो मैन आर परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी मैन जो है वो परफेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स वो नेगेटिव बन गया। नो जहां पे भी होगा, नॉट जहां पे भी होगा वो नेगेटिव बन जाता है, और जब सबों पे लागू होता है, ठीक है, तब उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। ओके, सो नो मैन, अब मैन को बोला गया यहाँ पे, ठीक है, जैसे पूरे जो वर्ल्ड में मैन है उनके लिए बोला गया है। सो कोई मैन जो है वो परफेक्ट नहीं है, तो ये नॉट जहां पे भी होगा वो नेगेटिव है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो पर आंसर कर लो। सम फ्लावर्स आर ग्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक यहाँ पे एग्जाम्पल ये बतानी ये किसकी एग्जाम्पल है। सम फ्लावर्स आर ग्रीन, कुछ फ्लावर्स ग्रीन है, ठीक है, हाँ, तो ये किसकी एग्जांपल है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, डी ए पर्टिकुलर नेगेटिव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सम फ्लावर्स आर ग्रीन, कुछ फ्लावर्स ग्रीन है, तो ये किसकी एग्जांपल है ये आपको बताना है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सम फ्लावर्स आर ग्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। देखो इनको आपको अच्छे से समझना है ना, जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है ना, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है, तो इनको आपको अच्छे से समझना है, समझ के आंसर करना है, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है, अभी भी लगता है आपको हमें समझ में नहीं आता है, आप पढ़ो, ठीक है, बुक से पढ़ लो, ठीक है, हाँ, पर क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका सी पार्ट क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। देखो अफर्मेटिव उसको बोलते हैं जहां नॉट नहीं होगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलर और यूनिवर्सल में क्या फर्क? यूनिवर्सल में जब सबों को इन्वॉल्व किया जाएगा दैट इज यूनिवर्सल। अब पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ले लिया जाएगा, यहाँ पे सम फ्लावर्स है ना, कुछ फ्लावर्स जो है, तो दैट पर्टिकुलर दैट बिकेम पर्टिकुलर, ठीक है। अगर सारे फ्लावर्स होंगे तो वो यूनिवर्सल बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है तो वो पर्टिकुलर बन गया, तो दैट मीन्स यानी पे सम फ्लावर्स वो पर्टिकुलर बन गए, और ग्रीन तो वो अफर्मेटिव बन गए। यहाँ पे कोई नेगेटिवनेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई इनकार नहीं है। जब इनकार होगा तब नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो पर्टिकुलर अफर्मेटिव यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ लो पर आंसर कर लो। द प्रीपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल इज एन एग्जाम्पल फॉर, एक प्रीपोजिशन है सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, कुछ इंडियंस जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, हाँ। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ठीक है, ये क्या यूनिवर्सल
अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। अगर पिछले 3 क्वेश्चन में अपने अच्छे से ध्यान रखा होगा तब ये वाला क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। द प्रीपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, यानी यहाँ पे पहले देखना है क्या यूनिवर्सल है, क्या पर्टिकुलर है। ठीक है, फिर देखना है क्या अफर्मेटिव है, क्या नेगेटिव है, वो देखना है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, पर्टिकुलर नेगेटिव। मैंने बोला जब कोई पर्टिकुलर ले लिया गया है तो यानी वो पर्टिकुलर बनता है। जैसे यहाँ पे है सम इंडियंस, तो वो क्या है, पर्टिकुलर है। और नॉट स्पिरिचुअल, ठीक है, तो नॉट बोला गया यहाँ पे तो ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, सो आई होप यानी कुछ इंडियंस स्पिरिचुअल नहीं है, नॉट बोला गया है तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव बन गया। ओके, क्योंकि कुछ ही बोले गए हैं। अगर पूरे इंडियंस बता दिए हैं ऑल इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, तब वो यूनिवर्सल नेगेटिव था। अब यहीं पे सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, तो कुछ का बता दिया गया है तो पर्टिकुलर है, सो पर्टिकुलर नेगेटिव बन गया, क्योंकि नॉट भी है तो नेगेटिव बन गया। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे इसको पढ़ लो, फिर आंसर कर लो। When a term is used in its entire extent referring to the objects denoted by the term it is said to be, यानी एक टर्म जब हम इस्तेमाल करेंगे इन इट्स एंटायर एक्शन, यानी पूरा उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द टर्म, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको टर्म से हम पुकारेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बी एक्सक्लूडेड, सी डिस्ट्रीब्यूटेड, डी वेरीफाइड। ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा। व्हेन ए टर्म इज यूजर इन एंटायर एक्सटेंट, यानी जब एक टर्म को हम यूज करते हैं अपनी मतलब आप उसको हम अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं उसको, ठीक है, रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द टर्म, यानी हम रेफर करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम उस टर्म से लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बी एक्सक्लूडेड, सी डिस्ट्रीब्यूटेड, डी वेरीफाइड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। हिंदी में भी क्वेश्चन है तो हिंदी में भी आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वेरी गुड, सब आंसर करो ऐसे। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द टर्म, यानी जिस टर्म से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम रेफर करते हैं यहाँ पे तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हेन अ टर्म रेफर्स ओनली टू ए पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ थिंग्स, ठीक है, यानी वो जब एक टर्म हम यूज करेंगे, रेफर करेंगे, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से जो एक हिस्सा होगा उसके लिए हम रेफर करेंगे। डिनोटेड बाय द टर्म, दैट टर्म इज सेड टू बी, तो हम उसको एक टर्म से डिनोट करेंगे, एक टर्म से मानेंगे, तो वो टर्म क्या कहलाता है। ए है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बी है अनएक्सक्लूडेड, सी है डिस्ट्रीब्यूटेड, डी है वेरीफाइड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मैं दोबारा बताऊंगा, आपको बताना है वो जब हम एक टर्म यूज करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास ऑफ थिंग्स है, तो उनमें से एक पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको डिनोट करते हैं एक टर्म से, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं ये बताना आपको।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनएक्सक्लूडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड या वेरीफाइड। ठीक है, यानी हमारे पास बहुत सारी चीजें, उनमें से एक पार्ट लेते हैं। ठीक है, यस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखोगे आपके हाथ में कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे दो हाथ है तो मैं एक हाथ से उठाऊंगा तो थोड़े से मैं दूसरे हाथ में रखूंगा, थोड़े में रखूंगा एक हाथ में। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे, है ना, हम उनको डिनोट करेंगे एक टर्म से। ठीक है, तो दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो मैं दोबारा बताऊंगा, जब हम एक टर्म रेफर करते हैं ओनली टू ए पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यानी मेरे पास, मैंने बोला अभी मेरे एक हाथ में, पूरे हाथ में फॉर एग्जांपल टॉफीज है। ठीक है, अब मैंने टॉफीज को दो हिस्सों में बांट लिया है। तो मैंने जब एक हिस्से को रख लिया है तो अब जो एक हिस्से में, मतलब एक हाथ में जो रह गए, तो उनको हम डिनोट करते हैं एक टर्म से, उस टर्म को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो आप। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन जो है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है। ए सब्जेक्ट, बी ए प्रेडिकेट, सी ए बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डी ए नेदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन जो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ए सब्जेक्ट, बी ए प्रेडिकेट, सी ए बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डी ए नेदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। देखो, थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल है इनकी, तो बट आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो रटना है। ठीक है, इनको रट लो ऐसे क्वेश्चन को। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन जो होता है ये दिखाता है यहाँ पे सब्जेक्ट को। ठीक है, कि यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को दिखाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स, जो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन है वो क्या दिखाता है हमें। ए सब्जेक्ट, बी ए प्रेडिकेट, सी ए बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डी ए नेदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड्स में सबों का आंसर आना चाहिए। यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन जो है डिस्ट्रीब्यूट, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। सब्जेक्ट, यानी इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, या हम बोल सकते हैं ऐसे भी यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन किस में देखेंगे हम, क्या सब्जेक्ट में होता है, क्या प्रेडिकेट में होता है, या दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, या सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में नहीं। ठीक है, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन जो है तो ये किसको दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, किस में दिखता है ये बताना आपको। हाँ, क्या सब्जेक्ट में दिखता है, क्या प्रेडिकेट में दिखता है, क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में दिखता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सी पार्ट क्या है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी दोनों में दिखता है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, हाँ, कभी सब्जेक्ट के बारे में बोला गया होगा कि यानी ये सब्जेक्ट जो है तो इसमें नेगेटिव बोला गया होगा। ठीक है, या कभी प्रेडिकेट के रिलेटेड हम बोला गया कि ये नेगेटिव है। ओके, नॉट दिया गया वहाँ पे। तो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो आप। पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स, जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीपोजिशन है उसमें
ये किस में दिखता है? ए सब्जेक्ट, बी ए प्रेडिकेट, सी बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डी नेदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीपोजिशन जो है ये किस में दिखता है, ये बताना आपको। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना पर्टिकुलर और अफर्मेटिव, ठीक है। यस, क्या सब्जेक्ट में दिखता है, क्या प्रेडिकेट में दिखता है, क्या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। देखो एक इजी उसको लगेगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जिसने पढ़ा नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, न सब्जेक्ट हो सकता है न प्रेडिकेट हो सकता है, ठीक है। हाँ, सो इसमें हम देखते नहीं हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसमें हम देखते नहीं है, न सब्जेक्ट में देखते हैं न प्रेडिकेट में देखते हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन है, तो ये दोनों में दिखता है, ठीक है, सब्जेक्ट में भी और प्रेडिकेट में। अगर इससे पहले की क्वेश्चन की बात की जाए, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीपोजिशन है, ये हम देखते हैं ओनली सब्जेक्ट में, ठीक है, प्रेडिकेट में नहीं देखते हैं। ओके, प्रेडिकेट इनकम्प्लीट होता है तभी हम उसमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव नहीं देखते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो हाँ, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ 15। आप इसको पढ़ लो और फिर आंसर कर लो। 40 सेकंड है आपके लिए। 40 सेकंड में आपको आंसर करना है इसका। पर्टिकुलर नेगेटिव प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रीपोजिशन जो है वो किस में दिखता है, ये बताना आपको। पर्टिकुलर नेगेटिव प्रीपोजिशन जो है ये मतलब आपको दिखाना है कि किस में दिखता है, क्या सब्जेक्ट में दिखता है या प्रेडिकेट में, या दोनों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या इनमें से किसी में नहीं, ना सब्जेक्ट में और ना प्रेडिकेट में। चलो, आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो बी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट में दिखता है नेगेटिव प्रीपोजिशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर नेगेटिव प्रीपोजिशन प्रेडिकेट में दिखता है। ओके, तो चलते क्वेश्चन 16 पे। इसको पढ़ लो आप, थोड़ा सा इसको आंसर कर लो। 40 सेकंड है आपके लिए। The process of passing directly from a single preposition to a conclusion is, so एक प्रोसेस है जब हम एक सिंगल प्रीपोजिशन लेते हैं, डायरेक्टली हम फिर कंक्लूजन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ए इमीडिएट इन्फ्रेंस, सी है मीडिएट इन्फ्रेंस, सी है डेफिनेशन, डी है क्लासिफिकेशन। जब हम डायरेक्टली किस पे जाते हैं? कंक्लूजन पे, यानी हमारे पास एक प्रीपोजिशन होता है, सिंगल प्रीपोजिशन होता है, फिर हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इमीडिएट इन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार ये भी पूछा जाएगा कि इमीडिएट इन्फ्रेंस किसको कहते हैं, ठीक है। इमीडिएट इन्फ्रेंस रेफर्स टू, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डायरेक्टली फ्रॉम a single preposition to a conclusion. Okay, so I hope you got it. So चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो. Which of the following asserts the agreement or a disagreement of a subject and predicate after having compared each with middle term? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा दिखाता है एक एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट
एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जब हम उनको कंपेयर करते हैं मिडल टर्म के साथ, ठीक है, ये बताना है ऐसे कौन सी टर्म है, क्या इमीडिएट इन्फ्रेंस है, क्या मीडिएट इन्फ्रेंस है, क्या डेफिनेशन है, डी है क्लासिफिकेशन। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। 40 सेकंड आपके पास है। चलो आपका टाइम खत्म हो गया है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी पार्ट, सो मीडिएट इन्फ्रेंस, ठीक है, यानी जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में एक एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देखते हैं, सो उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं मिडल टर्म के साथ, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मीडिएट इन्फ्रेंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसको ऐसे क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टिट बिट याद रखना है। देखो जब एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, तो उसके बाद हम कंपेयर करते हैं मिडल टर्म के साथ, ठीक है, तो इसको मीडिएट इन्फ्रेंस बोलते हैं। अब कौन सा डिफिकल्ट है याद रखना है ना। यस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो पर आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू यूनिवर्सल प्रीपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट डिफरिंग इन क्वालिटी ओनली। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो दिखाती है रिलेशनशिप यानी यूनिवर्सल प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है, यानी दो यूनिवर्सल प्रीपोजिशंस जो होंगे उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप दिखाएगा जिनमें सेम सब्जेक्ट होता है बट क्वालिटी में वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यस, तो आपके पास 40 सेकंड्स है, आप आंसर कर लो। कंट्ररी अपोजिशन बोलते हैं या कंट्राडिक्टरी अपोजिशन बोलते हैं या सबाल टर्म बोलते हैं या सब कंट्ररी बोलते हैं उसको। रिलेशनशिप दिखाता है दो के बीच में, ठीक है, दो यूनिवर्सल प्रीपोजिशंस होंगे, प्रीपोजिशंस दो होंगे, तो बट उनका सब्जेक्ट जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का, बट उनमें से क्वालिटी जो होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ओके, सो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, कंट्ररी अपोजिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। यस, यानी इसमें आप शॉर्ट टर्म में याद रखो, कंट्ररी अपोजिशन जब होगा उसमें हम जिन्हें दो यूनिवर्सल प्रीपोजिशन उसको रिलेशनशिप दिखाते हैं बट जो सब्जेक्ट सेम होता है और क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, यस, तो चलते हैं क्वेश्चन 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रीपोजिशंस। यहाँ पे भी रिलेशनशिप दिखाता है दो प्रीपोजिशंस के बीच में, ठीक है, जिनका सेम सब्जेक्ट होता है बट यहाँ पे डिफर करता है दोनों, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आप 40 सेकंड में आंसर कर लो सब। एक रिलेशनशिप दिखता है दो प्रीपोजिशंस में, ठीक है, उनका सब्जेक्ट सेम होता है बट जो क्वालिटी और क्वांटिटी में उनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है, दोनों में डिफर होते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ क्वालिटी में डिफर करता था, ठीक है, इसमें दोनों में डिफर करता है, ये बताना आपको। अब यहाँ पे एक तो एलिमिनेट हो गया कंट्ररी अपोजिशन, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, कंट्राडिक्टरी अपोजिशन। कंट्राडिक्टरी होता है, ठीक है, दोनों में जब डिफर करेगा यानी दोनों में एक अंतर दिखाएगा, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, बट उनका सब्जेक्ट जो होगा वो सेम होगा दोनों प्रीपोजिशन का जब हम उनको रिलेशनशिप आपस में दिखाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस having the same subject and predicate but differing in quality is, यानी दो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर प्रीपोजिशन, अगर हम पिछले क्वेश्चंस में देखेंगे यहाँ पे टू प्रीपोजिशन ऑनली थे, टू प्रीपोजिशन, इसमें यूनिवर्सल प्रीपोजिशन है, इसमें टू प्रीपोजिशन है ना, खाली टू प्रीपोजिशन है, यहाँ नहीं बोला गया यूनिवर्सल या पर्टिकुलर। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है पर्टिकुलर प्रीपोजिशन की बात की गई, ये ध्यान में रखना, पर्टिकुलर प्रीपोजिशन की बात की गई। जब इसमें रिलेशनशिप दिखाएंगे जिनमें सेम सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वालिटी में, ठीक है। हाँ, सो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट उसमें क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्ररी, कंट्राडिक्टरी, सबअल्टरनेशन, डी सब कंट्ररी। वेरी गुड, तो ऐसे आंसर कर लो सब। एक रिलेशनशिप हम दिखाते हैं, जब एक रिलेशनशिप होगी दो पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस में, पर्टिकुलर प्रीपोजिशन की बात की गई है जिसमें सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है बट उसमें क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये बताना आपको आंसर क्या आएगा। चलो सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। देखो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है बट इसमें जब आप ध्यान रखोगे अच्छे से तो आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर भी होगा, ठीक है, अच्छे से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सब कंट्ररी आएगा इसका। अब यहाँ पे ध्यान में रखना सब कंट्ररी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। सो ये कुछ क्लासेस और हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, इसको भी आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, जब आप अच्छा फीडबैक दे दोगे। बट फीडबैक आप तभी देना कि जब आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर ने अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यस, सो आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है, हमारे पास वैल्यू है उसका, ठीक है। यस, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। पूरे कंसेप्ट पेपर बन के क्लियर हो जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, किस यूनिट से क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पूरा हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा जो मिस्टेक्स आप जो करते हैं एग्जाम में वो कैसे उनको दूर करेंगे हम, ठीक है। टाइम कैसे मैनेज करेंगे, यानी अगर 1 घंटा होता है पेपर 1 के लिए तो उसको हम 40 मिनट्स में कितना कैसे करें, ठीक है, वो हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट। अगर आपका टाइम मैनेज हो गया एग्जाम में सो दैट इज द बेस्ट वे, तो उससे आपका जो बाकी पेपर सेकंड के लिए बच जाएगा थोड़ा सा टाइम, या रिवीजन के लिए आप टाइम बच जाएगा, ओके। सो इसको आप मिस मत करिएगा, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ओके। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यस, थैंक यू एवरीवन।